नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और हमारे साथ हैं डिम्पी कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल। बाजार में शुरुआती उथल पुथल के बाद देखने की थोड़ी सी स्थिरता के संकेत नहीं है, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप की जमकर आज पिटाई हो रही है। खासतौर से वो शेयर जो बहुत चले थे, रेलवे के, शिपिंग के, डिफेंस के, इन तमाम शेयरों में आज आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। लोग प्रॉफिट बुकिंग की मूड में पूरी तरह से हैं, लेकिन 20,000 कल हमने पार किया था। 20,000 के बाद 20,100 भी आज हमने शुरुआती सत्र में देखा, लेकिन उसके बाद उथल पुथल का दौर और अब 20,000 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश है निफ्टी की। निफ्टी बैंक की बात करें तो 45,500 के आसपास है। थोड़ी सी गिरावट आज दिख रही है। आज अगर हम चढ़ने वाले शेयरों को खोजेंगे तो थोड़ी सी संख्या जरूर आपको कम दिखेगी, क्योंकि वो शेयर जो बहुत ही तेज गति से चले थे वहां पर आज ब्रेक लगती दिखाई दे रही है। अगर हम एनएसई की बात करें तो सिर्फ 260 शेयर आज हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं और उसके मुकाबले 1950 शेयर लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से बेर से गिरफ्त में। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो इंडेक्स को अगर आप छोड़ दें, उसकी तस्वीर अलग है, लेकिन बाकी मिड कैप में, स्मॉल कैप में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा बाजार को और विस्तार समझते हैं और उसमें जरा वादा बाजार के आंकड़ों का भी तड़का लगा लेते हैं। डिम्पी के पास चलते हैं। डिम्पी, क्या सिनेरियो बन रहा है? 20,000 बेस है या 19,900 से 20,000 के बीच में कहीं सपोर्ट है? देखिए, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, तो रेजिस्टेंस ना होने का ये तो पहला ही पुख्ता पॉइंट हो गया। रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट 19,800 है, ये हमने पहले ब्रेक किया हुआ है। तो आप 19,800 से लेके मार्केट नए यहाँ पर जो पहुंचेगा, हमने एक पोल किया था वह 20,500। तो आप ये मान के चलिए 700 पॉइंट के स्विंग के लिए आपको ट्रेड करना होगा। आज भी अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं हुआ। आज की जो तेजी थी वो पहले 10 मिनट में चली गई। आज की जो डीप गिरावट थी उसको 2 घंटे लगे जाने में। कुल मिला के मार्केट्स के अंदर कुछ हुआ नहीं। तो फिलहाल अभी रेंज के अंदर है। इस रेंज में किसी भी डिप में 19,800 700 तक आपको मिल जाए, प्लस कर लीजिएगा। 20,200 300 500 तक आपको मिले तो आप बेच दीजिएगा। फिलहाल अगले 1-1.5 महीना लग सकता है इसी रेंज के अंदर ही मार्केट कामकाज करेगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रियंका के पास चलते हैं और वो मेहमानों से कनेक्ट करके फटाफट से क्वेश्चंस के सिलसिले को शुरू करने वाली है। चलिए, बिल्कुल डिम्पी, तो ये तो एक ब्रॉड निफ्टी पर रेंज रही, लेकिन अब इस वक्त बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया रखना क्या चाहिए? कल यहाँ ऑल टाइम हाई की बात हो रही थी और आज मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिल रही है। वरांग शाह है हमारे साथ और हमारे साथ टेक्निकल पैनल भी जुड़ेगा। वरांग, गुड आफ्टरनून। मिड कैप लगभग 3% गिरा हुआ है, स्मॉल कैप में तो और ज्यादा गिरावट है, लगभग 4% की गिरावट वहां पर है। और ये बात कई दिनों से बात हो भी रही थी, जिस तरह से फंड इनफ्लोज एसआईपी के आप आंकड़े देखें या फिर ओवरऑल भी आप मार्केट में देखें तो हर स्टॉक की कई सारे स्पेसेस हैं, 4-4 गुना हो गया है। 35 से 40% तक की आपको बढ़त दिख गई थी मिड कैप स्मॉल कैप में, और ये इस दिन के लिए हम भी कई दिनों से कॉशियस कर रहे थे। आप सरप्राइज्ड है या फिर आपको अभी भी लगता है कि ये बाउंस बैक कर जाएंगे? कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त आप मार्केट को? बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, आपको और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो हम कल जुड़े थे हमारे चैनल 89 स्वदेश में, मैं अभिषेक से बात कर रहा था, योर स्टॉक्स में हम जुड़े थे और बाजार के ऊपर प्रश्न पूछा था अभिषेक ने, तो हमने राय जताई थी। और पिछले हफ्ते भी हमने कई बार हम आपसे जुड़े आपके चैनल के माध्यम के द्वारा और हमने राय दी थी कि 20,000 वास्तविकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले 7 दिनों से लगातार हम ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आना जायज था। दिग्गज सूचकांक की मैं अगर बात करूं, निफ्टी सेंसेक्स की, मझौले और छोटे सूचकांक में जिस तरीके से तेजी देख रहे थे, आशंका हमने कल भी जताई थी। पिछले हफ्ते जब हम हमारे चैनल 89 स्वदेश से जुड़े थे, तब भी हमने चेतावनी दी कि यहाँ पर मूल्यांकन लेकर के काफी कुछ आगे बढ़ चुका है बाजार, छोटे और मजे सूचकांक की मैं बात कर रहा हूं। और वहां पर मुनाफा वसूली या करेक्शन आना जायज भी होगा, लाजमी भी होगा, क्योंकि एक तरफा जब चलता है बाजार तो थोड़ा बहुत संकोच मुझे होने लगता है, और वही हुआ था। और उसी के कारण आप देख रहे हैं किस प्रकार से 3.5% के आसपास मेरे ख्याल से छोटी सूचकांक स्मॉल कैप नीचे है, 2.5% के आसपास की गिरावट मझौली यानी कि मिड कैप में देख रहे हैं, और दिग्गज सूचकांक संभल रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं। शुरुआत की जो हमने तेजी देखी थी, फिर गिरावट और फिर थोड़े ऊपर के दायरे, और लगातार 7 दिनों से चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आराम विराम ले बाजार। शेयर्स में मुनाफा वसूली आए, मेरे ख्याल से बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। तेजी अब थम गई है या खत्म हो चुकी है, ये मैं नहीं कहूंगा।
मुझे लग रहा है कि यहां से और भी ऊपर की तरफ के दायरे हमें देखने हैं और हमें लग रहा है कि गिरावट पर अच्छी मजबूत कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए लंबी अवधि के लिए। दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि अभी भी जल्दबाजी करके मझौले शेयर में जल्दबाजी करके निवेश करने की न सोचे, क्योंकि वहां पर थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ का दायरा देखना बाकी है। राइट, ये बहुत जरूरी गौरांग ने क्वेश्चन भी किया था 18 स्वदेश पे, हम इस पर बात भी करते आए। तो अभी और डाउन साइड है, 35-40% मार्च लोज से चले थे, थोड़ा आने दीजिए नीचे, जल्दबाजी क्या कर रहे हैं, तब तक लार्ज शेयर्स पर काम करिए। देखिए निफ्टी तो कायम है 20,000 के ऊपर। आगे चलते हैं, हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरांग के साथ साथ, हमारे जो टेक्निकल पैनलिस्ट हैं उनको भी लेके आइए। थोड़ी देर में निकुंज डालमिया भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़ेंगे शो में। अगर हम बात करें राजेश, डाउन साइड एक बार इंडेक्स के लिए बता दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स क्या दिखते हैं और स्मॉल कैप में कितना डाउन साइड दिखता है इंडेक्स पे यहां से? गुड आफ्टरनून अजय जी। तो देखिए निफ्टी में हमें लगता है कि 19,900 19,800 ये एक अहम लेवल रहेगा। ये करेक्शन अगर एक्सटेंड होता है फर्दर यहाँ से, तो अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट में जरूर एक सप्लाई प्रेशर है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, लेकिन अभी भी देखें तो लार्ज कैप स्पेस बेंचमार्क इंडेक्स अभी भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी देखें तो कंफर्टेबली 45,500 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी का है करीब 45,000 के आसपास। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होते डाउन साइड में क्लोजिंग बेसिस पे, ट्रेंड तो बुलिश साइड में इंटैक्ट रहेगा। यस, मिड कैप स्मॉल कैप में जरूर यहाँ पे आज जिस तरीके का सप्लाई बना है ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। और हमें लगता है कि यहाँ पे अब जो आज के हाई बने स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो जब तक वो हाई के ऊपर स्टॉक्स वापस क्रॉस नहीं होते, थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर और प्रेशर स्टॉक स्पेसिफिक भी बना रहेगा। और मिड कैप इंडेक्स में भी हमें लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड होते हुए दिखे, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट वीकली सेटअप के हिसाब से देखें या मंथली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक काफी बड़ी तेजी काफी समय से यहाँ पे मिड कैप स्पेस में देखने को मिल रही थी, और आज ये एक पहला सिग्निफिकेंट प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा है। तो हमें लगता है थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से अभी दूर रहना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल बन सकता है निफ्टी मिड कैप का वो करीब 39,500 600 के आसपास भी आते हुए दिख सकता है। वो वहां तक के करेक्शन हमें लगता है एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा अभी हम वेट करेंगे निफ्टी मिड कैप में रिलेटेड स्टॉक्स में, लेकिन लार्ज कैप स्पेस में हमें लगता है कि सेक्टोरल रोटेशन या डिफेंसिव स्टॉक्स जो है वहां पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड वापस से यहाँ पे इनिशिएट होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो मिड कैप में थोड़ी सी प्रेशर और बढ़ सकता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि 30,000 के स्तर से निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स चला है और 40,000 के ऊपर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज 1,200 अंकों के आसपास की भारी भरकम गिरावट है, और जो गिरावट है कुछ स्टॉक्स आपके सामने हाईलाइट कर देते हैं और उसके बाद हम आज के लिए ट्रेड समझेंगे अपने दोनों के दोनों एक्सपर्ट से। रेलवे की तेजी थमी है, टेक्समेको रेल, टीटागढ़, आरवीएनएल, राइट्स, रेलटेल, आईआरएफसी, एयरकॉन, ये शेयर टूट रहे हैं। शिपिंग वाले जो बहुत तेज रफ्तार से शेयर चले थे वहां पर आज देखने की भारी प्रॉफिट बुकिंग है। कोची शिपयार्ड, मझगांव डॉक, गार्डन रीच, शिपिंग कॉर्पोरेशन, डिफेंस वाले शेयर टूट रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वाले शेयर हम देख रहे हैं कि आज गिर रहे हैं। इसके अलावा पावर वाले शेयरों पर भी ब्रेक लग रही है। आरईसी, पीएफसी लगातार ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे, आज वहां पर तेज पिटाई हो रही है इन शेयरों की। तो एक बार अपने एक्सपर्ट्स ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ऐसे थोड़े से नेगेटिव माहौल में मिड कैप स्मॉल कैप वाले में ट्रेड के मौके बन कहां पर रहे हैं। ध्वनि हमारे साथ हैं। ध्वनि, बताइए आज क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? ओवरऑल जहाँ पे आज हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, इन्हीं माहौल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि 3 सेक्टर्स है जहाँ पे हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पहला हमारा आईटी सेक्टर है, उसके अलावा एफएमसीजी और फार्मा के अंदर भी हमें यहाँ पे ओवरऑल एक पॉजिटिव मूड बना हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से जो 2 पिक्स रहेगी उसमें सबसे पहले एफएमसीजी से आईटीसी का स्टॉक मैंने पिक करा है। आईटीसी हमने देखा है कि काफी समय से इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही थी। स्टॉक ने नीचे की तरफ में अपना जो सपोर्ट लेवल है वो कायम करा है। यहाँ पे 438 का लेवल है, वहां से स्टॉक ने एक रिवर्सल कॉन्स्टेंटली दिखाया है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट अपवर्ड मूव के लिए यहाँ से रेडी है। जो फर्स्ट टारगेट इसका बनता है तो 465 से 470 का अप मूव यहाँ पे बन रहा है। स्टॉप लॉस जो है आपको 442 के पास लेके चलना है।
दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मेरी तरफ से है वो इन्फी का है। ओवरऑल आईटी में टीसीएस ने हमें देखा है कि टीसीएस में हमें आज एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उसके अंदर जो है वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बट इन्फोसिस के अंदर फर्दर एक रैली यहाँ से कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। इन्फोसिस के अंदर आप करंट लेवल से बाय करते हैं तो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स यहाँ से 1550 से 1570 के रहते हैं। पोजिशनल टारगेट के बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक 1600 तक के लेवल्स तक ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस जो आपको इसके अंदर मेंटेन करना है तो 1469 का चलना। ठीक है, ध्वनि की तरफ से दो शेयर और दोनों ही के दोनों डिफेंसिव स्पेस से कहीं ना कहीं बाजार में जब खतरे के संकेत आए तो आप देखिए आज प्योर डिफेंसिव बन गए। आपको आईटी में आज खरीदारी दिख रही है, फार्मा में बाइंग दिख रही है, इसके अलावा एफएमसीजी शेयरों में भी आज तेजी दिख रही है और ये सारे के सारे शेयर निफ्टी को संभाल के 20,000 के ऊपर रखे हुए हैं। टीसीएस 3% ऊपर है, इसके अलावा डिवीज लैब में तेजी है, सन फार्मा में तेजी है, इन्फोसिस में तेजी है। तो आईटी और फार्मा का आज बोलबाला है। राजेश जी, आपके भी पास इन्हीं दोनों खेमों के शेयर हैं या फिर कहीं और से भी आपके बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन होगी? अभिषेक जी इसी खेमे से है और ऑलमोस्ट दो स्टॉक्स तो कॉमन ही हो रहे हैं। आईटीसी एंड टीसीएस पे भी हमारा दोनों ही स्टॉक्स पे हमारा बाय का व्यू है। टीसीएस पे हमें लगता है जो मोमेंटम है वो 3635 3650 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है। टीसीएस बाय करने की सलाह 3550 के स्टॉप लॉस से। आईटीसी पे भी हमारा बाय व्यू है और 468 475 तक के अपसाइड के टारगेट है। जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है सन फार्मा। फार्मा स्पेस में सन फार्मा में अगर हम सेटअप देखें तो यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे ऑलरेडी बनते हुए दिखा है और पिछले 3-4 सेशन से ये स्टॉक उस ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में एक कंसिस्टेंट बाइंग एक्शन इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में सन फार्मा यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सन फार्मा बिल्कुल यहाँ पे बाई किया जा सकता है और हमें लग रहा है ये स्टॉक में फर्दर मोमेंटम हायर साइड पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट 1190 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। 1135 स्टॉप लॉस रख के सन फार्मा पे भी बाई किया जा सकता है। तो आईटीसी, टीसीएस एंड सन फार्मा ये तीन स्टॉक्स पे हमें लगता है यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, आज में जब मिड कैप 500 स्टॉक्स की लिस्ट देखें तो उसमें आईटीआई आपको फिर से अव्वल नंबर पर देखेगा। 17% की तेजी के साथ ये बकायदा डेज हाई पे है। 2 दिन में करीब 37% चल चुका है। उससे पहले भी ये चला हुआ शेयर है। एक और शेयर मेरी लिस्ट में आज दिख रहा है जेबी केमिकल्स। एक बार धोनी आप जेबी केमिकल्स को चेक करोगे, 2935 रुपए के आसपास का शेयर है। क्या ये काफी और चलेगा क्या? बिल्कुल डिम्पी, ये स्टॉक मेरी भी रडार पे है। आज स्टॉक में यहाँ पे अगर वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो प्रीवियस वीक्स के इसके जो स्विंग हाइस थे उसके ऊपर मूव देने की कोशिश करी है। ओवरऑल इसके अंदर डेफिनेटली यहाँ से एक बाइंग पावर बनता है। वीकली पे भी अगर हम देख रहे हैं तो ओपन लो की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। करंट लेवल से अगर आप इसके अंदर एंटर करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी इसके लिए बेस्ट रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की तरफ में आपको इसके अंदर जो मेंटेन करना है तो 2785 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। पोजिशनली इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है तो मिनिमम आपको इसके अंदर 10% का एक अपमूव देखने को मिल सकता है। पर बात रही, लेकिन ये जो जिन स्टॉक्स में आज अच्छा खासा आपको एक अच्छे 7-8% नीचे मिल रहे हैं, क्या ये और नीचे के लेवल दिखा सकते हैं? एक बार राजेश से समझ लेते हैं। राजेश, पावर स्टॉक में जिस तरह का यूफोरिया बना हुआ है, आरईसी, पीएफसी और इनफैक्ट पेट्रोनेट जैसे स्टॉक्स में ये 8-9% 7-7% यहाँ से अभी घटे हुए हैं। क्या और नीचे के लेवल पे मिल जाएंगे? कैसे दिख रहे हैं आप इनके चार्ट्स को? तो देखिए आज इसमें फर्स्ट डे है जहां पे एक सिग्निफिकेंट करेक्टिव मूव आरईसी पीएफसी में बना है। हमें लगता है कि आरईसी में थोड़ा रुकना चाहिए। 236 इसका मैक्स लेवल है, वहां तक करेक्ट होता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। पीएफसी के लेवल की बात करें तो हमें लगता है कि जिस तरीके से करेक्शन बना है ये स्टॉक में 265 मैक्स लेवल है, वहां तक आते हुए दिख सकता है। तो काफी बड़े आज शॉर्ट ओपन होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अनवाइंडिंग के ट्रेड भी बनते हुए दिखे तो हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। थोड़ा अभी वेट करना चाहिए आरईसी पीएफसी दोनों स्टॉक्स। और नीचे के लेवल्स पर भी आपको मिल सकता है, यानी फर्दर डिप आएगा तब आप यहां पर इन स्टॉक्स में बाय करें। ठीक है, लेकिन इस बीच जिस तरह से डिफेंसिव ऊपर आया है, डिवीज लैब जैसे काउंटर्स में आपको 2% की मूव दिख रही है, फूड फार्मा के, एफएमसीजी के काउंटर्स ऊपर आए हैं, कहीं पर आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं ध्वनि?
जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो डिविस लैब में आज जो जिस हिसाब का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इस मोमेंटम को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो है यहाँ पे 3934 का बनता है, जिसके बाद स्टॉक के अंदर एक फर्दर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो करंट लेवल से डीवीएस लैब जो है यहाँ पे वो अच्छा एक पिक बनता है। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है तो आप 3742 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, डीवीएस लैब पर ये व्यू, लेकिन स्पाइसजेट से जुड़ी एक खबर आ रही है और स्पाइसजेट की तरफ से देखने की लगातार कुछ न कुछ पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। स्पाइसजेट ने 100 करोड़ का भुगतान किया है काल एयरवेज को, और हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले जो इनके लेसर्स हैं उनको भी, उनके साथ भी एक अग्रीमेंट किया था कि उनके जो बकाये थे उसके बदले में 9 लेसर्स को इक्विटी दी थी कंपनी में, और थोड़े से ऊपर के भाव पर उन्होंने प्लेसमेंट ये किए थे। 38 रुपए आज का भाव है। थोड़ी सी रिकवरी कोशिश इस खबर के बाद हम देखने की, स्टॉक ऊपर आ रहा है, 39 रुपए के आसपास के भाव हैं। हालांकि कहीं न कहीं मार्केट शेयर बहुत लूज किया है। अब टोटल मार्केट शेयर इनका 5-6% के आसपास ही, अगर हम डोमेस्टिक एविएशन स्पेस की बात करें तो। लेकिन गौरांग सर, आपको लगता है कि क्या, क्योंकि एक बार हम रिवाइवल स्पाइसजेट का देख चुके हैं, इस बार थोड़ा सा सिनेरियो टफ लग रहा है क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस से कंपनी जूझती रही है, नॉन रिपेमेंट को लेकर ये कंपनी मुश्किलों का सामना करती रही। क्या भविष्य लग रहा है आपको इसका? तो अभिषेक, ये जो 100 करोड़ का भुगतान किया है स्पाइसजेट ने, वो एक छोटा सा हिस्सा है, अगर जो मेरे पास जानकारी है वो सही है तो। और ये कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आपको 11 सितंबर के आसपास 100 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इसके अलावा और भी भुगतान बाकी है जो स्पाइसजेट को करना है, जहां तक मेरी जानकारी है। और एविएशन यानी कि उड़ान क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है अभिषेक कि वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल बहुत बड़ी मात्रा में लगती है। स्पेसिफिक कवरेज नहीं, इसलिए खरीदारी करने, बेचने की या बने रहने की राय नहीं दे सकता, लेकिन बैलेंस शीट नाजुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर उड़ान क्षेत्र में आपकी बैलेंस शीट नाजुक हो या फिर आपके पास देनदारी हो, ये डेट आपके सर पर भारी हो और आपको उसका बकाया चुकाना है, तो मेरे ख्याल से परिस्थिति और भी कमजोर पड़ सकती है। इस क्षेत्र में जो एक कंपनी हमें अच्छी लग रही है वो है इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो। लंबी अवधि के लिए 3000 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। स्पाइसजेट के बैलेंस शीट मुझे बहुत कमजोर लग रही है। ठीक है, तो ये जो तेजी बनती है शेयर में, ज्यादा इस पर भरोसा करने लायक नहीं है, और 55% से ज्यादा का मार्केट शेयर है इंटरग्लोब एविएशन का, उस पर आप दाम लगा सकते हैं। लेकिन एविएशन से जरा बात कर लेते हैं अब रेलवे की, क्योंकि मिडिल ईस्ट भारत यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें भारतीय रेलवे का एक बहुत ही अहम योगदान होने वाला है, और रेलवे इसके लिए जल्द एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने वाली है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। ज्यादा डिटेल के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, इससे जितने भी कनेक्टेड कंट्रीज है इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अधिक बल मिलेगा। लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं रेलवे पे। सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत के नजरिए से जल्द ही एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा, और ये एक्सपर्ट कमेटी जो भी सदस्य देश हैं, मसलन यूएस, यूएई, अरब, इनके साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगी और 4 पहलू पर काम किया जाएगा। सबसे पहला पहलू ये होगा कि ये जो रेल लिंक बनेगा इसमें यूनिफॉर्म डिजाइन होना चाहिए कंटेनर का। जो भी कंटेनर होगा जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा सामान का, उसका यूनिफॉर्म डिजाइन होना चाहिए, यूनिफॉर्म हाइट होनी चाहिए, ताकि ये सभी कंट्रीज में इसका मूवमेंट में कहीं कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ यूनिफॉर्म रेलवे लाइन होनी चाहिए, यानी कि अगर भारत में भी अगर आप देखें तो ब्रॉड गेज बोलते हैं, जबकि अन्य कंट्रीज में ये जो रेलवे लाइन है इसमें अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। एक यूनिफॉर्म रेलवे लाइन पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी सोर्स, ये 4 पहलू हैं जिस पर काम किया जाएगा। रेलवे की तरफ से जो एक्सपर्ट कमेटी होगी ये अन्य सदस्य देशों के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, और इन 4 पहलुओं पे, जिसमें मैं दोबारा बता दूं कि एक यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी, यूनिफॉर्म रेलवे लाइन, यूनिफॉर्म कंटेनर हाइट और डिजाइन, और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी सोर्स पर काम किया जाएगा। और इस पर कॉमन कंसेप्ट पे काम होने के बाद ही इसको अमल में लाया जाएगा, यानी कि फिर इसको इंप्लीमेंट करने की दिशा में सभी देश मिलकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से सभी देश इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए
काफी कारगर साबित होगा। भारत के नजरिए से भी जो मूवमेंट इकोनॉमिक मूवमेंट है उसमें भी अधिक गति मिलेगी। शुक्रिया समीर। निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे और भारतीय रेलवे से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं उनकी एक्सपर्टीज इसमें जरूर काम आएगी। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि रेलवे सेक्टर का मूड थोड़ा सा नासाज है। हालांकि ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आप आरबीएनएल को देखिए, अगर आप इरकॉन को देखिए, तो ये शेयर ना महीने भर भी अगर आप उठा के देख लेंगे तो 40-40, 50-50% चल चुके हैं। और आज की जो गिरावट है उसको उस लिहाज से हम बहुत ज्यादा सीवियर आप कह नहीं सकते। इस पर आपसे गौरांग सर राय जानना चाहेंगे, क्योंकि मौके बनने वाले हैं रेलवे वाली कंपनियों के लिए। आप आज के गिरावट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जिनको लगता था कि बस हमसे मिस हो गई है, क्या उनके लिए एंट्री का मौका है, या फिर थोड़ा सा और इंतजार कर लें, थोड़ा सा स्थिरता आ जाए उसके बाद कोई राय बनाएं? देखिए अभिषेक, बाजार में टाइमिंग करना जाएंगे ना आप तो मेरे ख्याल से मौका चूक जाएंगे आप बाजार में निवेश करने के लिए। और मैं बिल्कुल मेरे लिए अनुचित नहीं होगा टाइमिंग को लेकर के टिप्पणी करना। मेरे लिए हर वक्त अच्छा शेयर, कंपनी अच्छी है, शेयर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, कारोबार अच्छा है और भविष्य कारोबार को लेकर के उज्जवल लग रहा है, तो मेरे ख्याल से हर एक मौका खरीदारी का मौका बनता है। जहां तक अभी आप रेलवे क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र मेरे ख्याल से अभी तो शुरुआत हुई है अभिषेक। वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन की, मेल ट्रेन की गति बढ़ाने की बात की है, रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने की बात की, मॉडर्नाइज करने की बात की है, रिनोवेशन की बात की है। रेलवे कोचेज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पुराने कोचेज को हटा करके लाइट, कंफर्टेबल, आरामदायक कोचेज आ रहे हैं और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बढ़ रहे हैं। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वहां पर और पहुंच हो रही है भारतीय रेल की। और जब आप ही बताया, जब 50% कोई शेयर चल जाता है अभिषेक, तो अगर 10-20% गिरता भी है तो उसमें मेरे ख्याल से किसी को निराश नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि आपका निवेश लंबी अवधि का हो। अब कारोबारी है तो वो बात दूसरी है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, आपको उस पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। अगर आपने पहले मौका चूक गए हैं तो दोबारा मौका आपको चूकना नहीं चाहिए। खाली एक ही है, जल्दबाजी करके एक ही समय पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको किस्तों में लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत चीजें साफ कर दी गौरांग सर ने। पहला, सेक्टर अच्छा, दूसरा कंपनी अच्छी, तीसरा एक साथ निवेश नहीं करना, आप धीरे धीरे करके निवेश करें, और दूसरा थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। ऐसा क्या हो गया कि इन कंपनीज को 400% चलना पड़ा? कुछ तो हुआ होगा ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी 400% चले, बट आपको निवेश थोड़ा समझदारी के साथ ही करना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक ऑप्शंस के ट्रेड भी हम आपके सामने रखते हैं जहां आपको झटपट पैसा मिल जाता है। आइए चेक करते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश, मैं आपको कल मिस भी कर रहा था, इसलिए क्योंकि आपको बधाई देना पेंडिंग थी। आपकी 810 की ग्लेनमार्क की कॉल जो आपने 18 रुपए में दी थी, इंट्राडे में 26 हुई। बाद में अक्षय पी भागवत आए, आप मानेंगे उन्होंने भी वही कॉल दी ग्लेनमार्क की, वो 840 की देखे गए आगे की, तो आपको बधाई देनी थी। पहली बार आपने नोटिस करा और दर्शकों को इंट्राडे अच्छा बेनिफिट हुआ। सर, आज का ऑप्शन। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू डिम्पी जी। सबसे पहले तो धन्यवाद। देखिए, कल भी हमने इसी चीज का जिक्र किया था, फार्मा और आईटी पे फोकस करना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है और ऊपरी स्तर से करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो डिफेंसिव पे फोकस लौटता हुआ नजर आएगा। और अमूमन इसी प्रकार का ट्रेंड हम देखते हैं जहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट में डिफेंसिव आउट परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए भी आईटी पे फोकस होगा आज के लिए। और आईटी स्पेस में से इन्फोसिस इस पर्टिकुलर काउंटर में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगभग 5% के ओआई का इजाफा यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे लगातार पिछले कुछ एक दिनों से हायर टर्न बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 1510 का कॉल ऑप्शन जो कि करंटली 17 से 18 के बीच में ट्रेड हो रहा है, इसी खरीद के चलने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर पहला टारगेट 32 का होगा, दूसरा टारगेट 40 का होगा। तो रफली कह सकते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ से डबल हो सकता है। करंटली 17 से 18 के बीच में खरीदारी करें और 40 रुपीज तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो 3200 रुपीज का रिस्क होगा और क्लोज टू 9200 रुपीज तक के रिवॉर्ड बनते हुए नजर आएंगे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड क्लोज टू 1:3 है और काफी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड बन रहा है। ब्रेकआउट के चलते यहाँ पे इन्फोसिस में 1510 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है।
रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी आज ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए। तो इन्फोसिस की 1510 की कॉल आप बता रहे हैं यहाँ खरीदने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप। चलिए अब स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी आ चुके हैं, जो बहुत दिनों से कॉशियस कर रहे थे कि मिड कैप, स्मॉल कैप और कई सारी पॉकेट जैसे कि रेलवे स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं और यहाँ कॉशन होना चाहिए। निकुंज, आप तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे आज जिस तरह का फॉल दिख रहा है। जी, सरप्राइज से सभी होते हैं। आई मीन पहले से ही आप कोशिश कर रहे थे और 7-8% पावर स्टॉक्स के कई स्टॉक्स हैं, आरईसी, पीएफसी, वो 7-8%। क्या ये और घट सकते हैं? अभी क्या व्यू बनाना चाहिए इन पर अभी? देखिए आज की सेलिंग के अंदर मुझे जो लग रहा है एक नई बात दिख रही है मुझे। हमेशा लार्ज कैप पहले गिरता है, फिर मिड कैप गिरता है, फिर स्मॉल कैप गिरता है, फिर पेनी स्टॉक्स गिरते हैं। इस बार पेनी स्टॉक सबसे पहले गिरे, फिर स्मॉल कैप गिरे, फिर लार्ज कैप, और लार्ज कैप गिरे ही नहीं है। तो क्या मार्केट, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म करा है, तो क्या लार्ज कैप स्टॉक्स यहाँ पर मार्केट को ज्यादा गिरने से रोक देंगे? बोलना बहुत मुश्किल है, मगर एक ही डिफरेंशिएटेड फैक्टर मुझे लग रहा है। दूसरा, इन मार्केट के अंदर देखिए मोमेंटम, इन स्टॉक्स में मोमेंटम आ चुका था। आप इन स्टॉक्स को ले रहे थे नॉट बिकॉज यू वांटेड टू बाय बिजनेस, नॉट बिकॉज यू वांटेड टू बाय द प्रोडक्ट व्हाट दे वर ऑफरिंग, यू वर सिंपली बाइंग मोमेंटम। और मोमेंटम एक तरफा नहीं चलता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी उम्र ही एक चीज है जो एक तरफा चलती है। मार्केट में मोमेंटम एक तरफा कभी नहीं चल सकता है। तो एक तरफा मोमेंटम इनके अंदर हुआ था, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा थमसा गया है। अब ये कितने और गिर सकते हैं, ये तो टेक्निकल्स हैं, ये बोलना बहुत मुश्किल है। मगर मेरा ये मानना है, जो सुबह में ईटीएन, हम लोग ईटीना पे भी बात कर रहे थे, इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर। निकुंज, आप आजकल काफी फलसफा और फिलोसफी वाली बातें, इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग, नहीं हमेशा मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर। यहाँ पर ये जो स्टॉक्स है डायमंड की प्राइसेस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो खरीदार को क्या करना चाहिए? आप सोने की, आप अगर डायमंड की प्राइस पर, हीरे की प्राइस पर अगर सोने को खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आप मिसप्राइसिंग खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोने की चमक खत्म हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक्स खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्टर खत्म है, ये मल्टी ईयर ट्रेंड है। मगर मार्केट में जो FY27-28 में जोइनिंग एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट FY24 में उनको कर चुका है। तो हो सकता है प्राइस वाइज करेक्शन और हो और थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन और हो। अच्छा, कौन सा एरिया आपको बाजार में मजबूत लगता है, अच्छा लगता है, जहां परफॉर्मेंस रह सकती है, कहीं नजर है आपकी? अच्छा, मैं अभी निशा और आयशा बात कर रहे थे, जहन में आया तभी बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब व्हाट आर डिफेंसिव्स, प्रियंका बताइए। फार्मा, FMCG। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मार्केट में मोमेंटम ना भी हो तो भी एटलीस्ट ये स्पेस चल रहे होते हैं या फिर इतने गिरते नहीं हैं। आप FMCG इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपको इंडियन कंज्यूमर स्टोरी पे लंबा भरोसा दिखता है। आप फार्मा हमेशा बोलते हैं कुछ भी हो जाए, जो लोग मेडिसिन कंजम्पशन के अंदर कमी नहीं आएगी। हम एक जमाने में IT को हमेशा डिफेंसिव बोलते थे बिकॉज उनके अंदर आपको US का एंगल मिलता था। मगर मेरे हिसाब से अजय, बैंक्स आर द न्यू डिफेंसिव्स ना। मैं आपको बता देता हूँ मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। कौन से सेक्टर के अंदर आपको अगले 3, 4, 5 क्वार्टर की अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है? बैंक्स में दिख रही है। कौन से क्वार्टर के अंदर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत महंगी नहीं है? एवरेज वैल्यूएशन के आसपास है। कौन से सेक्टर के अंदर रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों ठीक है? हाँ, इस बार मैंने देखा है कि कॉर्पोरेट और रिटेल, इवन लोअर रिटेल काफी अच्छा दिखा रखा है ग्रोथ। कौन सी सेक्टर है जिसके अंदर स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है? हाँ है। तो तो मार्जिन प्रेशर का जो पैसे ने, अगर कोई मार्केट में आप सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, आप कहते हैं जी मैं इस बुल मार्केट से हटना नहीं चाहता, ये सारे पैरामीटर्स पे तो मैं इस बुल मार्केट से हटना नहीं चाहता हूँ। देखिए, बुल मार्केट से हटना नहीं चाहिए, बुल मार्केट में कई बार गियर चेंज करना चाहिए। तो आपको गियर चेंज करना है, तो आपको गियर चेंज करने के आप 2 तरीके से इस बुल मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। आप सब अपना जो पोजीशन है बेच करके साइड में आ जाए और फिर मार्केट करेक्शन का वेट करें। मार्केट करेक्शन कितना होगा, कहां जाकर के रुकेगा, बोलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। मगर कहां पर है जहां पर अगर आप जमे रहेंगे तो आपको गिरावट का चांस कम रहेगा। वो मुझे लगता है बैंक्स में, बैंक्स आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है उन्होंने इस साल, ग्रोथ अच्छी दिख रही है उनकी बैलेंस शीट्स खराब नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट रोटेट होगा तो लार्ज कैप बैंक्स जो कि अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, उनके अंदर खरीदारी आ सकती है। एक्सीलेंट। इनफैक्ट आज SBI और HDFC बैंक का इंटरडे ग्राफ भी देखिए तो आपको दिखाई देगा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये क्योंकि डिफेंसिव बैंक को कोई बोलता नहीं है, इसलिए नहीं बोलता था बिकॉज बैंक्स हमेशा हाई बीटा होते हैं। मगर बैंक्स की इस समय की जो पूरी लेंडिंग बुक है वो काफी प्रिडिक्टेबल लेंडिंग बुक है। अब बैंक्स को हमेशा हाई बीटा की बोलते थे बिकॉज दे वर एक्सपोज टू द इकोनॉमी। इस समय इकोनॉमी अगर आपकी अच्छी चल रही है तो उसको डेरिवेटिव प्ले हमेशा बैंकिंग रहता है। डॉक्टर साहब, इंटरडे HDFC बैंक, ICICI बैंक और
SBI लेके आई है। ये देखना जरूरी है कि मिड कैप स्मॉल कैप में भयंकर धराशायी होने के बाद भी आपको ICICI बैंक आज 1% गेन के साथ दिखाई दे रहा है। SBI फ्लैट ₹2 नहीं, ऑलमोस्ट हरे निशान में आ जाएगा। और HDFC बैंक भी लेके आई है, वहां मालूम चलेगा देखिए हरे निशान में। तो एक्चुअली जो निकुंज कह रहे हैं कि बाजार इस बार लार्ज कैप फाइनेंशियल में घबराहट नहीं है, ये आपको आज के प्राइस एक्शन में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस एनालिसिस की। गौरांग, मैं इस वाले पॉइंट को आगे थोड़ा लेना चाहूंगा। अगर स्टॉक पिक्स की बात करें, लार्ज कैप फाइनेंशियल, लार्ज कैप बैंक्स में आपके चुनिंदा स्टॉक कहां पे है? तो मेरे ख्याल से सरकारी बैंक पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर रुझान जो है थोड़ा बहुत फीका पड़ा हुआ है। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, हरे निशान में आज भी। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मौका है स्टेट बैंक में निवेश करने के लिए। हमने हाल ही में पहली तिमाही नतीजों को देखने के बाद 740 तक के लक्ष्य निर्धारित किए। बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, PNB है, ये सब बैंक हमें पसंद आते हैं। निजी क्षेत्र की बैंक में हमें लग रहा है HDFC बैंक से शुरू करके एक्सिस, ICICI, कोटक, जो कि खबरों में फंसा हुआ था लेकिन अब स्पष्टीकरण आ गया है और हमें लग रहा है कि अब कारोबार ठीक फिर से आगे तेजी पकड़ेगा और आंकड़ों में सुधार होगा। कुछ NBFCs भी है अजय, जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर चोला है, श्रीराम है, बजाज फाइनेंस है, M&M फाइनेंशियल है। और एक क्षेत्र अभी आप जो बात कर रहे थे निकुंज से, अंडर परफॉर्मिंग या फिर जिन्होंने ठीक ठाक रुझान नहीं दिया, तो मुझे लग रहा है कि जीवन बीमा से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, लाइफ इंश्योरेंस, ये भी काफी अच्छा दिखता है। और पिछले कुछ आंकड़े अगर आप देखें तो न्यू प्रीमियम इंश्योरेंस की जो प्रीमियम की रन रेट है वहां पर सुधार हुआ है। HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, LIC, इन सभी कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और राइट, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे। कुछ BTSU ट्रेड्स भी होंगे आपके लिए और एक खास खबर भी लेकर आएंगे, कहीं मत जाएगा। ऑलराइट, आपको 20,000 की हिट होने पे निफ्टी के कुछ बड़े बाजार के दिग्गजों ने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे क्या गाइड किया है, यहां से आगे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या लगता है बाजार यहां से, आइए आपको सुनवाते हैं। तो we have been away from I would say theme based या FOMO based investing। हमारा पर्सपेक्टिव रहा है कि हरदम थोड़ा फंडामेंटल बेस ही इन्वेस्ट करिए और अभी भी पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है भगवान की दया से, लेकिन हमने वो जो फंडामेंटल बायस है हमारा उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बट अब जब हम बात कर रहे हैं अगस्त और सितंबर में, द इनिशियल फीडबैक इवन फ्रॉम कंजम्पशन इज प्रीटी गुड। तो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY24 इवन कंजम्पशन के लिए अच्छा होगा। और फिर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो केपेक्स हो रहा है, उसको रहते हुए भी जो केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर है और जो एंसिलरी सेक्टर है उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। IT सर्विसेज में भी जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे खराब होगा उतना खराब हो नहीं रहा है। इनफैक्ट लास्ट 15-20 दिन में काफी बड़ी IT कंपनी इंडिया की उन्होंने बड़े बड़े डील्स विन किए हैं। आप खुद अपने मन से सोचो यार, 16,000 करोड़ एक महीने के अंदर में आ रहा है भाई, ये क्या है? ये कोई अमाउंट है क्या? $4 ट्रिलियन का मतलब कुछ हो गया शायद मार्केट कैप या जो भी हो गया होगा। 16,000 करोड़ यार क्या मायने रखता है भाई? $2 बिलियन आ रहा है महीने का, ये रोज का नहीं चाहिए भाई। और एक टाइम ऐसा आएगा ये रोज का आएगा 16,000 करोड़। अपना रिकॉर्ड कर लेना इस बात को। तो जो अपने पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब गवर्नमेंट बोलती है और जो मालूम पड़ता है उससे लग रहा है कि सनराइज इंडस्ट्री कौन है, सूर्योदय वाली इंडस्ट्री कौन है। तो मेरे को ऐसे समझ में आया कि सूर्योदय वाली इंडस्ट्री ये सभी है जो आप नाम ले रहे हो, ये सभी सूर्योदय वाली इंडस्ट्री है। वो चाहे EV से रिलेटेड हो या समझिए कैपेक्स की थ्योरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की थ्योरी हो, ये भी शुरुआत हो रही है इनके अंदर में। तो फिर मेरा फोकस इन शेयरों में लग जाता है, तो फिर मैं उनके अंदर में इन्वेस्ट करता रहता। आई थिंक इन्वेस्टर शुड रिकॉग्नाइज दैट कि बहुत ही लीनियर मूवमेंट हुआ है, तो वो इन अ वे वैल्यूएशन रिस्क थोड़ी बढ़ चुकी है। रही बात हमारे फंड्स की, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो दोनों फंड्स हैं DSP मिड कैप और DSP स्मॉल कैप, उसमें जो हमारा स्मॉल कैप फंड है उसमें हमने 2017 में फ्लोज बंद किए थे, लेकिन जब कोविड के दौरान मार्केट पूरा नीचे आ चुका था मार्च एंड में, तब हमने उसमें इनफ्लोज दोबारा से ओपन कर दिए थे और तब से वो उसमें ओपन ही है।
इस तेजी में अभी तक हमने उसमें फ्लोज बंद नहीं किए हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज अ बेटर वे। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म किसी को यदि पोर्टफोलियो बनाना है और ये जो करंट फ्रेंजी कैपिटल गुड्स, डिफेंस एंड इसमें चल रही है, उसके अलावा कहीं और देखना है तो धीरे धीरे करके आई थिंक कंज्यूमर कैटेगरी में एक्सपोजर लिया जा सकता है। बट मैं कहूंगा कि ये 6 महीने may not be great as far as the demand recovery is concerned, but we remain hopeful कि इंडिया में consumption recovery has to be strong over the long period of time. तो बाजार के 3 दिग्गजों की राय कि बाजार की चाल यहां से आगे कैसी रहेगी और आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि रूस ने फर्टिलाइजर कंपनियों को डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। ये थोड़ी सी ये नेगेटिव खबर जरूर है, क्योंकि हम कहीं न कहीं फर्टिलाइजर के लिए, क्रूड के लिए रूस पर थोड़े से निर्भर जरूर हो गए थे और डिस्काउंट जो मिल रहा था उसके चलते वहां से हमने अपना इंपोर्ट बढ़ाया भी था। और इस बीच ये खबर आ रही है कि फर्टिलाइजर कंपनियों को डिस्काउंट देना बंद कर दिया है रूस ने। कोरोमंडल इंटरनेशनल हालांकि हम देख रहे हैं कि आज हल्के से गेंस के साथ ये कारोबार कर रहा है, लेकिन एक और खेमा है जो जिसका कहीं न कहीं रशिया से लिंकेज है, वो है क्रूड वाले सेगमेंट का। आज हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल करीब 4.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और इसकी दिक्कत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड धीरे धीरे करके $90 के आसपास पहुंच गया है, अब उसके पार निकल गया है। और इटिनो स्वदेश को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि ओएमसीज को पेट्रोल और डीजल पर फिर से घाटा हो रहा है। जी हां, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या खबर है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल डीजल की बिक्री पर फिर से नुकसान हो रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मिड जुलाई तक कंपनियों को पेट्रोल डीजल की बिक्री पर प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए पेट्रोल डीजल पर की बिक्री पर फिर से अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस वक्त जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से डीजल की बिक्री पर कंपनियों को करीब ₹8 प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, जो कि अंडर रिकवरी है, जबकि पेट्रोल की बिक्री पर जो अंडर रिकवरी है वो करीब ₹3 प्रति लीटर है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल अप्रैल महीने से कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा नहीं की है, कोई बढ़ोतरी भी नहीं की है, लिहाजा उनके ऊपर दबाव काफी ज्यादा है। और पिछले साल के दौरान जो उन्हें घाटे का सामना करना पड़ा था उसकी भी रिकवरी अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज का ये मानना है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी नहीं आई या फिर उसमें लगातार बढ़ोतरी जारी रही तो अंडर रिकवरी में और तेजी आ सकती है, और इसकी जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय को भी दी गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इस बात की संभावना बेहद कम नजर आ रही है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती होगी। हाँ, अगर सरकार हस्तक्षेप करती है, कोई वैकल्पिक रास्ता निकालती है तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती हो सकती है। अदरवाइज अगर मार्केटिंग डायनेमिक्स के हिसाब से देखें तो फिलहाल कीमतों में कटौती की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 तिमाहियों में वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को काफी अच्छी प्रॉफिट हुई है, लेकिन उनका यह मानना है कि अभी भी जो एक्युमुलेटेड इंडस्ट्री लॉसेस है वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक, तो राहत के थोड़ी सी दौर थे, लेकिन अभी भी कंपनियों को अब देख रहे हैं कि क्यूमुलेटिव टोटल लॉस ही है और ब्रेंट क्रूड $70 से लेकर हमने अब देखिए कि 85-90 के आंकड़े तक ये पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। 4.5% टूटा है बीपीसीएल। अगर हम आईओसी एचपीसीएल को देखेंगे तो वहां पर भी प्रेशर है। आईओसी 3.5% और एचपीसीएल में 5.5% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। राजेश जी, कोई ट्रेड के मौके बन रहे हैं एमसीज में? तो देखिए, काफी बड़ा कट देखने को मिला है ऑयल मार्केटिंग कंपनी में। आज के सेशन में अराउंड 4-4.5% की कट देखने को मिले। हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके से क्रूड का इम्पैक्ट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, यहाँ पे फर्दर और भी सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले दिनों में जो एक रिकवरी का ट्रेंड बना था वो कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं था स्टॉक्स को एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए, और हमें लगता है कि वापस हुए करेक्शन का दौर एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों में देखने को मिला। पिछले कुछ हफ्तों से ये एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट एचपीसीएल में लोअर साइड पे जो बन सकता है वो करीब आना चाहिए 240-235 के आसपास।
तो शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। जिनके पास जो F&O में ट्रेड करते हैं, यहाँ पे 256 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। HPCL में डाउन साइड के टारगेट 240 235 आते हुए दिख सकते हैं। वही BPCL का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी एक काफी बड़ी गिरावट आज के सेशन में बनी, और एक जो ब्रेकआउट हमने पिछले दिनों में देखा था वो आज वापस ब्रेकआउट यहाँ पे नेगेट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि फर्दर यहाँ पे भी डाउन साइड 340 338 की तरफ आते हुए दिखेगी। तो BPCL और HPCL पे व्यू थोड़ा नेगेटिव और हमें लग रहा है करेक्शन रहेगा एक्सचेंज। शेयर में शॉर्ट के ट्रेड बन सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि जो आपको स्टॉप लॉस रखना है थोड़ा सा नजदीक रखना है, वो स्ट्रिक्ट रखना है। ये ध्यान देके ही आप इसमें कोई ट्रेड बनाएगा। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम BTST जानेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट के अंदर मोमेंटम तो जस का तस बना हुआ है। एक बार का झटका लगने के बाद बाजार अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, वो करना भी चाहिए। 20,000 का इंडाइसिस हो, अगर 200-300 पॉइंट एक ही दिन के अंदर उतार चढ़ाव दिखाए तो स्टेबिलिटी जरूरी है, नहीं तो निवेशकों को कई बार डर भी लगता है। लेकिन हम BTST और STBT वाले कुछ एक शेयर्स के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। ध्वनि आपसे करते हैं शुरू। बताइए कौन से ट्रेड है आपके पास? STBT हो तो उसका भी वेलकम है, बता सकते हैं आप। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से एक BTST रहेगा और एक STBT का ट्रेड रहेगा। यहाँ पे BTST में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, फार्मा के सेक्टर और ओवरऑल जो डिफेंसिव सेक्टर्स है उनमें आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ग्लेनमार्क का स्टॉक है जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है। करंट लेवल से अगर आप इसके अंदर बाय करते हैं तो इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पे 836 का बनता है। नीचे जो आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आप इसके अंदर 810 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे STBT के हिसाब से है तो PI इंडस्ट्रीज जो है, यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक का जो स्ट्रक्चर में हमें एक ब्रेकडाउन आज विटनेस करने को मिल रहा है। इनफैक्ट लास्ट के जो 30 मिनट्स की यहाँ पे मूव देखने को मिल रही है उसमें स्टॉक नीचे की तरफ अपना जो 3600 का सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक करते हुए दिख रहा है। करंट लेवल से आपको इसके अंदर सेल करना है। नीचे की तरफ में आपके इसके जो टारगेट रहेंगे यहाँ पे तो आपको 3525 का यहाँ पे टारगेट मिलता है। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 3650 का लेके चलना है। ओके ठीक है। PI इंडस्ट्रीज पे आप कह रहे हैं कि एक वीक काउंटर्स को STBT करना है, यानी कि आज बेच के जाएंगे तो कल इसको प्लस करना होगा, और ग्लेनमार्क को आप प्लस करके जाइए, कल इसको बेच दीजिएगा। तो ये BTST कैंडिडेट हो गया। ठीक है राजेश सर, आपकी तरफ से BTST या STBT? हालांकि एक शेयर में आपसे पता करना चाहता था, कंप्लायंस की वजह से पता नहीं कर पा रहा हूं, वो एक्सिस बैंक था, छोड़ दीजिए उसको, उसके अलावा बता दीजिए सर। तो एक BTST और एक STBT है। STBT में जो स्टॉक है जो शॉर्ट करना है वो है स्टील अथॉरिटी सेल। आज मेटल स्टॉक्स में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला है। जिस तरीके से सेल में आज सेलिंग प्रेशर बना है, स्टॉक अब 95 के लेवल के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे सेल के फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट 90 रुपीज और 88 रुपीज तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा यहाँ पे करीब 96 रुपीज के आसपास का। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी वो अगेन फार्मा स्पेस से ही रहेगा, और उसमें हमें लगता है लुपिन को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा हायर साइड से जरूर फिसला है स्टॉक, लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर लुपिन के बुलिश है, और जिस तरीके से स्टॉक अपने आप को कंफर्टेबली 1120 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है लुपिन यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट इसमें 1160 1170 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा ही होगा 1120 के आसपास। ये लुपिन रहा आपका यहाँ BTST ट्रेड्स। लेकिन आज दिन भर जो एक खबर आई जिससे कुछ ऑटो स्टॉक स्पेशली डीजल कंपोनेंट डीजल इंजन वाले व्हीकल्स जो है M&M टाटा मोटर्स स्टॉक पे एक बड़ा इंपैक्ट आया, क्योंकि आज ऑन द साइडलाइंस ऑफ सियाम नितिन गडकरी ने डीजल वाहनों पर जो 10% एडिशनल GST की सिफारिश की बात कही, उससे पहले इन स्टॉक्स पर रिएक्शन आया, उसके बाद उस पर क्लैरिटी भी आई। इसी कड़ी में हमने कुछ लार्ज ऑटो कंपनी से बात करने की कोशिश की, जिसमें से एक अशोक लेलैंड भी है कि अगर 10% का एडिशनल GST लगने पर, हालांकि सफाई आई, लेकिन उनका इस पूरे मैटर पर रिएक्शन क्या है, इस प्रस्ताव पर, इस मामले पर अशोक लेलैंड के CEO शेनु अग्रवाल से जब खास बातचीत की तो आइए उन्होंने क्या कहा।
देखिए, मेरा मानना है गडकरी जी ने आज, क्योंकि बहुत बड़ा सभा थी आज, श्याम का 63rd कन्वेंशन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे ऑटोमोटिव सेक्टर के। आई थिंक गडकरी जी वाज जस्ट बीइंग प्रोवोकेटिव। वो लोगों को बता रहे थे कि हमें डीजल और पेट्रोल की तरफ ध्यान कम करके हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ ज्यादा सोचना चाहिए। जहां तक टैक्स का सवाल है, हमें मालूम ही है कि गवर्नमेंट का फोकस टैक्स बढ़ाने पर नहीं है बल्कि इंसेंटिव्स देने पर है, जबकि इलेक्ट्रिफिकेशन या हाइड्रोजन की बात आती है, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी है पिछले कुछ सालों में। आई थिंक गडकरी जी का मतलब वही था कि जरा हम तेजी से, जितना स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। और आपकी कंपनी कैसे देखती है इसको? तो आप क्या करने वाले हैं? आप भी डीजल से और अलग जा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी योजनाएं क्या हैं आगे जाकर? देखिए, अशोक लेलैंड, मेरा मानना है कि अशोक लेलैंड पहली कंपनी थी कमर्शियल व्हीकल स्पेस में जिसने इस बदलाव को बहुत पहले भांप लिया था। 10 साल पहले मुझे याद है कि हमने पहली ऑल्टरनेटिव फ्यूल या हाइब्रिड एक बस बनाई थी, जिसका प्रोटोटाइप अभी हमने अपनी 75वीं वर्षगांठ के एग्जीबिशन में भी रखा था। अशोक लेलैंड सभी तरह की टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है। जहां तक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का सवाल है, हमने हाल ही में गडकरी जी के द्वारा उसका अनवेलिंग किया, इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का। हम उसको बाजार में लेके आएंगे इस साल के आखिरी तिमाही में। जहां तक इलेक्ट्रिक बसेस का सवाल है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है, वो ऑलरेडी 400 से ज्यादा बसेस हमारे रोड पर हैं। उसका जो बसेस और एलसीवी का काम है, वो हमने एक नया सब्सिडी बनाया है जिसका नाम है स्विच मोबिलिटी। तो स्विच ब्रांड के अंदर वो मार्केट में है। जहां तक मीडियम और हैवी ड्यूटी ट्रक्स का काम है, हम लोग इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन दोनों पे काम कर रहे हैं, और साथ में इथेनॉल, मिथेनॉल वगैरह जो बाकी फ्यूल्स हैं उस पे भी काम कर रहे हैं। अशोक लेलैंड का विजन बहुत क्लियर है कि आगे आने वाले समय में ये बदलाव आने वाला है। कितने साल लगेंगे ये कहना मुश्किल है, पर बदलाव आएगा ये पक्का है। इसलिए हमारी जो भी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो सब इसी दिशा में होंगी। तो उन्होंने भी क्लियरली यही बात बोला कि कितना समय लगेगा, लेकिन बदलाव दिखता तो है आने वाले समय में। हालांकि क्लैरिटी जरूर आज आ गई, लेकिन गौरांग, क्या ये फूड फॉर थॉट है कि क्योंकि आप देखें तो जो डीजल के कंपोनेंट्स है, स्पेशली एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर जैसी कंपनियों का बड़ा साइज है, सीवी सेगमेंट में तो दूसरी बड़ी कंपनियों का भी, सीवी पर क्लैरिटी भी नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट शेयर एसयूवी में अगर इस पूरी न्यूज से आगे चल के स्ट्रेंथ मिलती है तो मारुति के स्टॉक को मिलती है। तो रहेगा हमारी खरीदारी की राय अशोक लेलैंड, टाटा मोटर, मारुति, एमएनएम, ये सभी पर है। और ये जो टिप्पणियां माननीय मंत्री जी श्रीमान नितिन गडकरी जी ने की है, ये कुछ पहलुओं को ध्यान में रख करके की है, पर्यावरण को, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए किया है। लेकिन वास्तविकता ये भी है प्रियंका के ऑलमोस्ट 70% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का माध्यम है रोड ट्रांसपोर्ट, और वहां पर ट्रकें चलती है, और ट्रकें चलती है डीजल इंजन पर, ट्रैक्टर चलते हैं डीजल पर, वाटर पंप्स जो होते हैं वो भी डीजल पर चलते हैं। तो आप मतलब परिवर्तन करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, मगर फिर दूसरी तरफ आपको ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल्स की जो अवेलेबिलिटी वो भी सुधारनी चाहिए। सीएनजी की डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सीमित मात्रा में, उसको बढ़ाना चाहिए विद डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम है जीएसटी के तहत, वहां पर काम करने चाहिए ताकि लोग आकर्षित हो इस सब ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ। आई थिंक इट्स अ गुड थॉट प्रोसेस, बट इसको कितना अमल में ला सकते हैं और कब ला सकते हैं और किस प्रकार में ला सकते हैं, इसलिए इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मेरे ख्याल से इस पर जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि फिर रोजगार भी बड़ी मात्रा में जुड़ा हुआ है इधर। नहीं, एब्सोल्युटली, बात आप ठीक कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें इसमें कैवेट लगे हुए हैं, वॉच आउट करना होगा। लेकिन इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस आप देखें तो कहीं ना कहीं वैसे ही डीजल इंजन सब कम भी हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स जो आज अच्छी रेजिलियंस दिखा रहे हैं इस मार्केट में, और इनफैक्ट टीसीएस ऐसे स्टॉक जहां टेक्निकली भी स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, और आईटी तो आज क्लियरली एक डिफेंसिव के तौर पर उभरा भी। टीसीएस ऐसे स्टॉक को क्या बीटीएसटी करके जाएंगे ध्वनि? जी बिल्कुल, टीसीएस को यहाँ पे ओवरऑल अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक बुलिश साइड का मोमेंटम बना हुआ है। बीटीएसटी के हिसाब से नहीं, बट इसको एक पोजिशनल ट्रेड की तरह माना जाए, क्योंकि ओवरऑल जो मोमेंटम इसका था वो यहाँ पे इंट्राडे में थोड़ा सा फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है, बट स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे बनी हुई है। ऊपर की तरफ 3640 का जो है वो यहाँ पे एक नेक्स्ट टारगेट मिलता है। स्टॉप लॉस इसके अंदर नीचे की तरफ जो मेंटेन करना रहेगा तो 3525 का लेके चलिएगा। ठीक है, टीसीएस पर ये व्यू। राजेश जी, आप जरा ना एक बार पावर ग्रिड को चेक कीजिए, क्योंकि शेयर देख रहे हैं कि 3-3.5% ये नीचे है। हालांकि आज एक्स बोनस भी ये ट्रेड कर रहा है, तो ऐसी थोड़ी सी लिक्विडिटी और आ जाएगी, और कई लिहाज से ये मतलब कंपनी ठीक ठाक है। अभी वैल्यूएशन सस्ते हैं, 7-8% के आसपास के डिविडेंड यील्ड है।
आज की गिरावट चूंकि पावर के साथ साथ ये भी गिर रहा है कि लेकिन कहीं ना कहीं ये उस स्पेस में फिर भी सेफ स्टॉक है, उतना ज्यादा चला नहीं है। कॉन्ट्रा ट्रेड का मौका है क्या इसमें? तो बिल्कुल देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, थोड़ा सा जरूर करेक्टिव मूव आज के सेशन में देखने को मिला, बट हमें लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 190 और 188 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, जो कि ऑलमोस्ट कोइंसाइड करते हैं 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास। तो हमें लगता है अगर 1-2 रुपए का और डिप मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। 186 के स्टॉप लॉस से इसको ये डिप्स में बाय किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी इसके अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखते। राजेश सर, आज आपने जब BTST दे रहे थे, आपने लूपिन प्लस करवाया, सेल शॉर्ट करवाया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि IT कंपनी भी आप दोगे। सर TCS BTST नहीं करके जा सकते क्या? डिब्बी जी, शो की शुरुआत में TCS ऑलरेडी बाय दिया हुआ है, तो उसके लक्ष्य तो अभी भी पेंडिंग है। 3640 3650 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट करें तो TCS तो कैरी किया जा सकता है एज ए BTST। और हमें लगता है कि अगर ये मार्केट इसी तरीके से वोलेटाइल रहे तो जरूर IT स्टॉक्स में मोमेंटम रह सकता है कंटिन्यू यहाँ से फर्दर। तो TCS कैरी किया जा सकता है। इवन इंफोसिस पे भी ध्यान देना चाहिए, वो भी डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो IT में हमें लगता है कि इंफोसिस और TCS ये थोड़ा सा यहाँ से इंडेक्स को सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं और जिनका वेटेज है। और हमें लगता है इंफोसिस भी एज ए BTST कैरी किया जा सकता है। 1530 1540 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 1485। मैं राजेश सर के साथ ना नीलेश जैन की कॉल को भी जोड़ सकता हूँ। एक बार चलते चलते आप उनका ऑप्शंस का ट्रेड दिखाएगा, उन्होंने इन्फोसिस पे दिया है। अगर आपको लग रहा है मैं 1500 का शेयर नहीं खरीद सकता, फ्यूचर महंगे हैं, डेज हाई पे खड़े हैं, तो मैं कम पैसे में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, तो वो अभी देखे गए हैं 1510 की एट द मनी की कॉल है। ये 16 से 18 रुपए के बीच में 9 रुपए का स्टॉप लॉस है, 32 से 40 का टारगेट है, नोट कर लो। तो IT के दो बड़े प्लेयर है, TCS और इन्फोसिस पे थोड़ा कन्विक्शन बैठ रहा है, और इन्फोसिस का ऑप्शंस का सौदा और BTST का ट्रेड दोनों हमने आपके लिए रख दी। एक शेयर में को और पता करना है, जरा ध्वनि से पता करते हो। ध्वनि, जरा DLF को चेक करना। DLF को कल खरीदे अगर मन है खरीदने का, या फिर आज के लिए BTST भी करके जा सकते हैं। डिम्पी जी, यहाँ पे DLF का अगर हम स्टॉक देखते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक होता हुआ दिख रहा है। इसे मैं BTST के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम पिछले 3 दिन का ही मूवमेंट देखते हैं तो कल की सेशन में हमें जो कैंडल देखने को मिली थी वो एक इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन यहाँ पे बना रही है। इंट्राडे के में भी अगर हम देख रहे हैं तो आज स्टॉक के अंदर हमें करीब यहाँ पे 3% का गिरावट देखने को मिला है। नीचे की तरफ में 512 के प्लस स्टॉक को वापस से रिव्यू कर सकते हैं, जहां पे इंट्राडे में हमें एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बट करंट लेवल से इसके अंदर बाय की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ठीक है, DLF पर ये व्यू। राजेश जी, जरा BHEL आप जरा चेक कीजिए, क्योंकि हमने जब 100 रुपए का स्तर जब उसने पार किया ना, 100 रुपए भी पार करने में बड़ी मशक्कत लगी है, लेकिन 100 रुपए जब पार कर लिया उसके बाद बहुत तेजी से स्टॉक चला, 150 रुपए के आसपास तक गया। लेकिन अब ये दिन के निचले स्तर पर है। एक बढ़िया कंपनी, सॉलिड कंपनी, 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक भी है। ये करेक्शन क्या एंट्री का मौका दे रहा है क्या? क्योंकि देखिए ऐसे ही मौके तो मिलते हैं सर, जब ऐसे कोई खराब सेंटिमेंट हो, शेयर टूट रहे हो। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए करेक्शन भी शार्प ही आया है स्टॉक में, ऑलमोस्ट 10% के आसपास का करेक्शन आज बना है। 120 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, जो कि इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। तो हमें लगता है कि कल के सेशन में अगर ये थोड़ा सा 1-2 रुपए की और गिरावट दिखाता है तो 119 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। जरूर ये करेक्शन में हमें लगता है कि 119 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है डिप्स में। ठीक है, BHEL पर ये भी। लेकिन चलिए, बाजार बंद होने में सिर्फ 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है, और आज का लब्बल-लुबाब ये है कि बाजार 20,000 के स्तर को कमोबेश पकड़ के रखने में कामयाब रहा, और यह संभव हो पाया है IT स्टॉक्स के दम पर, यह संभव हो पाया है फार्मा स्टॉक्स के दम पर। कंजम्पशन वाले कुछ स्टॉक्स हैं, उन्हीं का आप बोलबाला देखेंगे। L&T आज हमने देखा था कि इंट्राडे में शेयर ने 3000 रुपए का आंकड़ा पार भी किया, बायबैक का प्राइस भी उन्होंने रिवाइज किया था, 3200 रुपए उसको कर दिया था, उसके चलते भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला। अदरवाइज बाकी जो स्टॉक्स हैं ना, आपको 3 सेगमेंट के दिखेंगे, IT के,
फार्मा के और एफएमसीजी के। टीसीएस 0.3% की तेजी के साथ आज ये बंद होने जा रहा है। इन्फोसिस में भी 0.2% के आसपास की तेजी है और इस पर हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन भी है, लगातार बना हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी 1.5%, अल्ट्राटेक करीब 1.5%, डीवीज लैब में 1.25% के आसपास की तेजी। बैंकिंग में उतनी ज्यादा हमें कुछ खास तेजी नहीं दिखी, लेकिन जो बड़े बैंक है, जो उनका वेटेज है, आप आईसीसी बैंक को देखिए, करीब करीब 1-1.25% के आसपास की तेजी वहां पर है और आईटीसी में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी पर आज हम क्लोजिंग देखने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिड कैप स्मॉल कैप की बिल्कुल अलग कहानी, 1000 पॉइंट टूट गया। मिड कैप इंडेक्स करीब 3% एक सत्र में। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो उससे थोड़ा सा और ज्यादा 0.4% के आसपास के स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। और अगर आप एनएससी के अगर आप टोटल शेयरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आज बेयर से गिरफ्त में ब्रॉडर मार्केट आया है, क्योंकि तमाम वो सेगमेंट जहां पर 6 महीने से भी कम के समय में शेयर 2 गुने 3 गुने हुए थे, तो थोड़े जस्टिफाइड भी हम कह सकते हैं। बहुत ज्यादा घबराने की यहां पर जरूरत तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक संकेत साफ है कि तेजी शायद थम सकती है, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। 1977 शेयर आज लाल निशान में और उसके मुकाबले सिर्फ 200 शेयर हरे निशान के साथ आपको क्लोजिंग करते हुए दिखाई देंगे और आज दिग्गजों से पूरी तरह से सपोर्ट आता दिखा है। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो पावर, उसमें शेयर आपको ज्यादा दिखेंगे। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनर्जी वाले खेमे को जोड़ दीजिए तो आपको कोल इंडिया भी 3% आज कमजोर दिखेगा। अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेज कल के सत्र में ये शेयर चले थे क्योंकि प्रमोटर की स्टेक बढ़ाने की खबर आई थी, लेकिन कल की पूरी तेजी आज के सत्र में रिवर्स हो गई है। 3% की कमजोरी के साथ ये शेयर क्लोज होने जा रहे हैं। और हम देखने की ऑटो में अगर आप टाटा मोटर्स को देख लिए और बाकी ऑटो स्टॉक्स भी, क्योंकि जिस तरह से डीजल गाड़ियों को डिस्करेज करने की खबर आई, हालांकि उस पर फिर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सफाई भी आ गई, तो थोड़े से रिकवर हुए, लेकिन ज्यादा वहां से हमें सहारा मिलता हुआ दिखा नहीं। तो 19,984 हल्के से गेंस पर आज निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है। कल हमने 20,000 के स्तर देखे, आज 20,100 के। सेंसेक्स की बात करें तो 87 अंकों की तेजी पर आज सेंसेक्स की समाप्ति होने जा रही है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे प्रियंका और डिम्पी को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद मनीष आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। कल की तैयारी आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।